360 मीडिया की एक और एपिसोड में आप सबका वेलकम है। मैं हूं आपका होस्ट हमजा उमर और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सबा नासिर। Thank you, Hamza, for inviting me. I am MCPS dermatologist. I have done my MCPS from Khurki Hospital, Lahore. और 2 years back I cleared my exam और उसके बाद से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। डॉक्टर सबा, मुझे बताइएगा एस्थेटिक प्रोसीजर्स के लिए जो सैलून्स और जो एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं, एज अ डॉक्टर और एज अ सिटीजन, ये चीज़ कितनी ज़रूरी है कि जिससे हम अपनी ये सब चीज़ें ले रहे हैं, जिससे हम प्रोसीजर करवा रहे हैं, उनका डॉक्टर होना, डर्मेटोलॉजिस्ट होना और उनकी के ऊपर प्रॉपर स्टडी और प्रॉपर एक्सपीरियंस होना, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें और अपने एक्सपीरियंस भी हमसे प्लीज शेयर करें। अच्छा, हमजा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मतलब मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा होती हूँ कि आप स्किन आप जब हम स्किन पढ़ रहे हैं, हम डर्मा पढ़ रहे हैं, हम एमसीपीएस कर रहे हैं या एफसीपीएस कर रहे हैं, तो हम 2 से 3 साल अपनी इस डिग्री को देते हैं। हम उस डिजीज़ेज़ को पढ़ते हैं, हम उन पेशेंट्स के साथ डील करते हैं। हम सिर्फ एस्थेटिक प्रोसीजर नहीं कर रहे, हम एस्थेटिक प्रोसीजर के साथ-साथ हम स्किन को डील कर रहे होते हैं। और आपको पता है कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, और आपकी स्किन नहीं हेल्दी है तो आप कैसे किसी की भी स्किन के ऊपर विदाउट एनी नॉलेज आप प्ले कर सकते हैं थ्रू एस्थेटिक प्रोसीजर्स। तो डर्माटोलॉजी का के फील्ड में आपको स्पेशलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग टू एनी एस्थेटिक प्रोसीजर। और हमारे यहाँ जिस तरह अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि बहुत ज्यादा कोई भी कर रहा है, कोई भी ड्रिप्स लगा रहा है, वही कह रही कि हर जगह आईवी दिए जा रहे हैं। हमें कॉन्सेप्ट नहीं है कि आईवी का हम क्या चीज का इमेज देके हाइप क्रिएट कर रहे हैं। ग्लूटाथायोन के जिस मेरे पास क्लीनिंग में पेशेंट आते हैं तो वो यही है कि हमें गोरा कर दें। गोरा इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। माय एक्सपर्टीज जो कहती हूँ कि हमने गोरा नहीं होना, हमने हमारी स्किन को हेल्दी करना है। हमें जो हमें विरासत में मिली है वो मिल गई है, हमने उसी रंग को एक्सेप्ट करना है और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसको हेल्दी कैसे रखें। और मेरा पर्पस भी हमेशा यही होता है कि मैंने पेशेंट को सिर्फ ये गाइड करना है कि आपके स्किन के ऊपर एक्नी है तो उसको कैसे ठीक करना है, हाइपर पिगमेंटेशन है तो उसको कैसे ठीक करना है, फाइन लाइंस आ गई हैं, रिंकल्स आ गए हैं तो उसको कैसे रिमूव करना है। और ना कि ये होता है मेरा मकसद कि मैं उसको गोरा कर दूं। पेशेंट को हमें काउंसिल करना पड़ता है, और पेशेंट को जब आप बहुत अच्छे तरीके से काउंसिल करते हैं तो पेशेंट एग्री भी होते हैं। और जिस तरह आजकल जिस तरह हर जगह आईवी ग्लूटाथायोन बहुत अच्छा ग्लो लेके आता है। आई एग्री कि वो ग्लो के लिए अच्छा है, लेकिन पेशेंट का एक कॉन्सेप्ट कि मेरा ये स्किन टोन है, ये डार्क टोन है, हाँ, कि ये कर दे और मुझे ना इतना गोरा कर दे, तो वो ग्लूटाथायोन कुछ नहीं कर पाएगा उसके लिए। ग्लूटाथायोन ने आपको के अंदर ग्लो लेके आना है, और फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में हर वक्त हैं, वो उन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है। और उससे पहले जब भी मैं ये स्टार्ट करवाती हूँ, मैं पेशेंट के एलएफटीज करवाती हूँ, मैं पेशेंट के आरएफटीज करवाती हूँ, क्योंकि इस ड्रग ने आपके लीवर और किडनी से ही पास आउट करना है। जब डायरेक्टली आपकी बॉडी में हाँ हिट कर रहे हैं आपका जब तक कोई लिवर पेशेंट है, कोई एल्कोहलिक पेशेंट है, मैं उसको नहीं दे सकती ये। और हमने इस चीज का नजर रखनी होती है, क्योंकि जाहिर है हमने कोर्स करवाना है, तो हमने 10 इंजेक्शन का कोर्स करवाना है, 14 इंजेक्शन का कोर्स करवाना है। तो आपने हर 2 से 3 हफ्ते बाद पेशेंट को कहना है कि आप हमें एलएफटीज करके दिखाएं। तो हर जगह जिस तरह ये हाइप चली हुई है और विदाउट एनी नॉलेज के लोग बस जो हैं उसको लगाई जा रहे हैं, ना कोई एलएफटीज का पता है, ना कोई आरएफटीज का पता है। लैक्टेटिंग मदर को हम नहीं कहते, जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं हम उनको नहीं एडवाइस करते कि वो ये इंजेक्शन लें। तो ये चीजें जो है छोटी चीजें हैं, लेकिन इनको भी आपने बहुत एहतियात और समझदारी से पेशेंट को कौंसल जितने भी सैलून्स थे, जो ब्यूटी पार्लर थे, वो सैलून्स मॉडल में आपको क्लिनिक्स में खुद शिफ्ट हो विटनेस किया इस चीज को कि पहले वहां से दूसरों तो सैलून अब वो सेटअप क्लिनिक है और इस बात एक फ्रेंच नेम दी कुछ भी वो टैक्टिक सा बोर्ड लगा दिया और चल रहा है। जी हमजा, ये लीगल है? अगर कोई ओवरडोज हो रही है किसी कमी से तो वहाँ वो नेगेटिव ट्रीटमेंट मौजूद है, तो क्या ये लीगली एक्सेप्टेबल है चीज वहाँ आएगी? ये बहुत बड़ा अलमिया है जिससे हम लोग भी इस चीज को फेस कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पीएमडीसी इस चीज को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करती। पीएमडीसी इन चीजों में बहुत स्ट्रिक्ट है। हर जगह आप यकीन माने
इन्वेस्टिगेशन होती हैं, छापे भी पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पार्लर और इनमें हाइड्रा फेशियल और इस तरह के आईवी ग्लूटाथायोन और ये चीजें लगाई जा रही हैं। ये चीजें लीगल नहीं है। इवन हाइड्रा फेशियल की इतनी हाइप है इन योर पार्लर्स आल्सो, इन योर सैलून्स आल्सो। आपको जब तक पता ही नहीं है कि हाइड्रा फेशियल मशीन का भी क्या पर्पस है, हम क्यों हाइड्रा हम उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हैं, हम उसमें स्क्रबर यूज कर रहे हैं, हम उसमें आरएफ यूज कर रहे हैं, उसके साथ हम पेशेंट को लाइट्स दे रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज करें तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। हमने कितना कोलेजन को रीजनरेट करना है, रिजुविनेट करना है। हम बाद में जो रेड और ब्लू लाइट लगाते हैं, लोगों को नहीं पता कि रेड लाइट क्यों है। रेड लाइट की हमने एक वेवलेंथ जो है वो टारगेट की होती है जो आपकी डर्मिस तक जाती है और उसने वहां जाके कोलेजन की प्रोडक्शन करनी है। लोगों को बस है कि अच्छा आखिर में सिर्फ रेड लाइट लग जाती है, क्यों लगी है इस चीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लोगों को गाइड करें। कुछ लोग हैं हमने नहीं लगवानी, क्यों नहीं लगवानी, आप गाइड करें। इसमें आपके डर्मिस में जाके आपके कोलेजन को रिप्रोड्यूस करना, आपको उसको रिजुविनेट करेगी ताकि आपकी जो स्किन है वो हेल्दी और ग्लो करे। फिर उसके साथ हमने पेशेंट की स्किन टाइप देखते उसमें सीरम्स वगैरह डालने होते हैं। हमने डर्म इब्रेजन करनी है जब तक हम फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन को डर्म हिस्ट्री है, हाँ स्टडी है उसके अब देखिए आया है आधा पास कि मुझे कोरोना नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। और इवन हाइड्रा फेशियल का भी एक कॉन्सेप्ट है। देखिए हमने हाइड्रा फेशियल की अपॉइंटमेंट होती है मेरे साथ, मैं उसकी स्किन देखती हूँ कि उसको ग्लो चाहिए या कॉमिडोन्स हैं स्किन के ऊपर, व्हाइट है, ब्लैक है, मैंने उस टिप को टारगेट करना है। या अगर एक्नी वाली स्किन है, मैंने उसके ऊपर कौन सा सीरम देना है। पेशेंट वांट्स ग्लो, उसके ऊपर मैंने कौन सा सीरम देना है, मैंने कैसे डर्मिब्रेजन करनी है, मैंने क्या उनकी रेडियो फ्रिक्वेंसी रखनी है, मैंने आखिर में क्या पेशेंट को चीजें देनी है ताकि पेशेंट की स्किन के ऊपर ग्लो आए। ये जो बाकी पार्लर वाली चीजें हैं ये तो इतनी हाइप हो चुकी हुई है कि लोग, और इस चीज को आप यकीन माने कि इन लोगों ने कंपटीशन में रहने के लिए एक तो उसकी प्राइसेस को बहुत लो कर दिया हुआ है और पता नहीं उसके अंदर कौन से सीरम यूज कर रहे होते हैं। लेकिन मतलब मैं काफी ज्यादा हैरान होती हूँ जब मेरे पास पेशेंट आके कहते हैं कि उस पार्लर में तो 3,000 का, ये 4,000 का। आई वाज लाइक मतलब कि आपको सीरम भी इतने के कैसे पड़ते हैं। इसके लिए 10-15 हजार में तो एक सिंपल फेशियल कहता है। हाँ क्रीम के साथ हाइड्रा फेशियल आप कैसे कर सकते। आपने जब तक वो सीरम, आप अच्छे सीरम नहीं यूज करेंगे, आप अच्छे से डर्मिब्रेजन नहीं करेंगे, कैसे रिजल्ट्स आएंगे। इन इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में रहने के लिए लोगों ने अपनी प्राइसेस को बहुत ज्यादा कम कर दिया हुआ है, डाउन कर दिया है कि जो एक प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक फिजिशियन भी है ना, उसको भी ये मसले आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कॉमन मेल्स हैं। अच्छा मेरे पास दोनों आते हैं, मेरे पास दोनों कैटेगरीज हैं। अच्छा फीमेल्स और मेल जो मेरे पास ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा ऑब्सेशन सबसे पहले देखें, आपने ना पेशेंट को बताना है सबसे ज्यादा ग्लो नहीं है मेरे ऊपर और डल है स्किन, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन आ गई है। और जो मेरे पास जिस बहुत ज्यादा पेशेंट टारगेट करता है दैट इज एक्नी। एक्नी वल्गैरिस इतनी ज्यादा है, बोथ जेंडर, लड़के लड़कियां दोनों एक्नी, और एक्नी के बाद छूटने वाले जो निशानात हैं और जो पड़ने वाले खड्डे हैं, लोग उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। जाहिर है वो आपका सेल्फ स्टीम कम कर रही है, वो आपको कॉन्फिडेंस कम कर रही है, आप किसी को फेस नहीं कर पाते हैं। तो उसको लेके मेरे पास मेल्स भी बहुत आते हैं और फीमेल्स भी बहुत आती हैं। इवन फिर आपको पता है कि जब आपके पेशेंट के चेहरे के ऊपर स्कार पड़ गया, मैं उसको टॉपिकल ट्रीटमेंट के साथ नहीं ठीक कर पाती हूँ, उसके लिए मुझे फिर आगे प्रोसीजर्स पे जाना पड़ता है। प्रोसीजर्स में फिर आपकी माइक्रोनेडिंग आ जाती है, दिखती है कि बहुत डीप स्कार है, एक्नी स्कार, मतलब डिफरेंट टाइप के स्कार है, रोनिंग स्कार है, बॉक्सिंग स्कार है, आइस पिक स्कार है। आपकी काफी दफा वो माइक्रोनेडिंग से नहीं ठीक हो रहा, हमने उसके ऊपर वाले स्टेप पे जाना है, हमने सब्सिडियन के ऊपर जाना है। कितना वाइड होता है। सपोज एक नॉर्मल एक पूरी चीज पे और एक स्टार है, तो इस पेशेंट को कितनी दफा आपको कंसल्टेशन तो क्या सेफ्टी कितना रिलेशन। अच्छा देखिए हमसा जो मेल पेशेंट है वो मेरे पास बहुत ज्यादा आते हैं। एक्नी कॉन्ग्लोबेटा, एक्नी वल्गैरिस के बहुत पेशेंट हैं, न्यूडलोसिस्टिक एक्नी के बहुत पेशेंट आ रहे होते हैं, एक्नी फुल्मिनस के पेशेंट को मैं डील करती हूँ। तो जब आप पेशेंट के चेहरे के ऊपर एक एक्यूट फ्लेयर है, न्यूडलोसिस्टिक एक्नी बनी हुई है, तब तो हमने उसको मेडिसिन के साथ लेके चलना होता है। और मेडिसिन जो होती हैं वो टिपिकल मतलब है कि जो टारगेट करती हैं उस तरह की एक्नी को, वो हमने पेशेंट को गाइड करना होता है कि 6 महीने हमने आपको खिलानी है टू सी गुड रिजल्ट्स। और आप बीच में छोड़ देंगे, आप कंप्लाइन नहीं रहेंगे, तो आपकी एक्नी के ऊपर कोई फर्क नहीं नजर आएगा। नहीं सबसे पहले हमने मेडिसिन देनी है ताकि पेशेंट का फ्लेयर खत्म हो।
दाने निकलना बंद हो, उसके बाद फिर हम पेशेंट को प्रोसीजर्स की तरफ लेके जाते हैं। प्रोसीजर, क्योंकि ये जो नोडुलोसिस्टिक एक्ने है और इसकी एक्ने, ये हमेशा पेशेंट के चेहरे के ऊपर स्कार छोड़ के जाती है। उस स्कार को ट्रीट करने के लिए फिर हमें माइक्रोनेडलिंग प्लस बीआरटी, सब्सिडियन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, या फिर इसके अलावा हम जो मशीन वाले प्रोसीजर्स की तरफ आते हैं, CO2 लेजर की तरफ, मॉर्फियस है, आरएफ है, इन सब प्रोसीजर्स की तरफ लेके जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं पेशेंट को एक पैगाम लाजमी देना चाहूंगी कि देखिए, अब पेशेंट है, आपके चेहरे के ऊपर एक्ने आ गई है, अब इतने डिफरेंट टाइप के आपके चेहरे के ऊपर स्कार्स हैं। मेरे पास मल्टीपल पेशेंट्स आते हैं जिसके चेहरे के ऊपर सिर्फ एक टाइप का स्कार नहीं आता, बॉक्सर है, रोलिंग नजर आता है, आइस थिक नजर आता है, एंड इवन एट्रोफिक स्कारिंग नजर आती है। अब जब मैं पेशेंट को कहती हूँ कि इसके साथ कंबाइन करके ये ट्रीटमेंट ले, उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। काफी दफा पेशेंट मुझसे सब्सिडियन ले जाते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 90% रिजल्ट आते हैं। ऐसा नहीं है। एक तो आपको सेशंस के लिए आना पड़ता है, उसके बाद अगर आप उसको कंबाइन कर लें विद पॉलीन्यूक्लियोटाइड और विद CO2 लेजर। अब हमें CO2 लेजर का भी देखना है कि पेशेंट कौन सा हमने सिलेक्ट करना है कि हम उसको CO2 लेजर दें, क्योंकि CO2 का अपना एक साइड इफेक्ट हाइपरपिगमेंटेशन है। स्किन, पेशेंट की स्किन टाइप को देखना पड़ता है, फिर पेशेंट को एडवाइस करना पड़ता है। हाँ जी, अब एक्ने ये तो एक हाँ जी, बात तो कोई चाहता है कि स्टेबिलिटी जैसे किसी को देखते हैं हाँ, हमें ऐसी ज्यादा चाहिए, हाँ, ऐसा सही, मेरा हाँ जी, हाँ, मेरी आइल्स का हाँ जी, तो प्रॉपर जगह पे इसको अपना अपना राउंड करके या यहाँ से पैच लगा दें या मेरे गाँव से तो हाँ जी। उसके पेशेंट मेरे पास बहुत आते हैं। वो किस वक्त तक बता जाता है। सपोज ये बंदे का राउंड चलता है कि मेरा लड़की का अब वो चाहता है मेरी जॉ लाइन जो है वो पूरी नोट या अच्छा, हाँ, तो ये इनको कैसे डील करते हैं? हो जाता है पॉसिबल है, ये सब कुछ पॉसिबल है हमजा, लेकिन हमने पेशेंट को, फिर मैंने जिस आपको बताया कि पेशेंट को कुछ तो हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है कि आपको इस प्रोसीजर की जरूरत भी है कि नहीं है। अब देखिए, एक मिडिल एक पेशेंट आ रहा है, मतलब है कि अगर अराउंड कोई 50 आ रही है, लेकिन उसकी तो हेलोनेस आ गई, उसकी फैट सारी जो है नेजोलेबियल फोल्ड जो है वहां वो पड़ गई, मतलब ये वाली मेरियट लाइंस आ गई, ठीक है। फाइन लाइंस तो चलो वे आपके 35 के ऊपर आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन मैं वहां पर भी यही कहती हूँ पेशेंट्स को कि जब आप अपनी 20-25 तक आप पहुंचते हैं तो प्लीज अपनी स्किन की केयर करना शुरू कर दें। आप सन ब्लॉक रेगुलरली लगाएं, आप मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को, क्योंकि सन ब्लॉक एक ऐसा वाहिद चीज है कि आप उसको लगाते रहेंगे तो आप खुद महसूस करना शुरू होंगे करेंगे कि आपकी एजिंग जो है, जो एज है वो डिले होना शुरू हो गई है। हाँ जी, सनब्लॉक सनब्लॉक के बारे में मैंने चीजें हाँ जी, अच्छा, अगर मैं ऑलरेडी परफॉर्म करूँ फिर सनब्लॉक इज गुड फॉर बैक जस्ट यस अच्छा, सन ब्लॉक आता, हम जब सन ब्लॉक में कहती हूँ, जब बच्चा पैदा होता है 6 माह से आप बच्चे को ऊपर हम रिकमेंड कर देते हैं कि लगाना है, और जब तक बंदा मर नहीं रह जाता तब तक फिर सन ब्लॉक लगाना चाहिए। तो उसमें हाँ जी, किस चीज का? उसके लेवल को अच्छा, क्या चीज है उसमें तो अच्छा, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट में हमेशा फिजिकल प्रॉपर्टी वाले सनब्लॉक की तरफ जाती हूँ। आपने जब भी खरीदना है, देखिए उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड है कि नहीं है, जिंक ऑक्साइड है कि नहीं है, क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं कि जब आपकी सोलर रेडिएशन जब आपकी स्किन के ऊपर आती है, जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले हैं। जब सन रेज है डायरेक्टली आपकी फेस के ऊपर या हैंड के ऊपर हिट करेगी, वो एब्सॉर्ब नहीं होगी, वो वहीं से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। कुछ आते हैं केमिकल बेस्ड सन ब्लॉक, उसमें क्या होता है कि पहले सनरेज वो सारी जाके आपकी स्किन के अंदर एब्सॉर्ब होती है और फिर वहां से टर्न बैक होती है। तो ये जो है आप कह रहे हैं जो फिजिकल सन ब्लॉक होते हैं वो एज अ बैरियर होते हैं। आप कह रहे हैं कि आपने आने ही नहीं देती, आप कह रहे हैं कि आपने अपनी स्किन के ऊपर कोई शीट लगा दी है, मतलब सूरज की शुआएं आपकी स्किन के ऊपर पड़ ही नहीं रही है, शेड है और वहीं से बाउंस बैक हुई जा रही है। अच्छा, और ये SPF 60 SPF अच्छा, SPF जो है सन प्रोटेक्टिव फैक्टर है, उसमें आपने यही देखना है कि आपने सपोज एक पेशेंट को फोटो सेंसिटिव पेशेंट होते हैं, पेशेंट को चेहरे पे जब सूरज में जाते हैं तो लाली आना शुरू हो जाती है, हाँ, एरिथीमा आना शुरू हो जाता है। एरिथीमा मतलब है कि पेशेंट फोटो सेंसिटिव है, उसके चेहरे के ऊपर लाली आ रही है, हमने उसको ये बताना है कि आप कौन सी SPF लें। मोस्टली मैं रिकमेंड करती हूँ कि अराउंड 30 अबव और 60 के बीच में भी आप ले लेंगे तो आपके लिए इनफ है। आपने बस अपने सनब्लॉक को हर 4 घंटे बाद फ्रेश करें लगाएं, और उस पेशेंट को लाजमी करना है, टैनिंग से बचाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी वाला सनब्लॉक आपको टैनिंग से बचाएगा। आपने हमेशा देखना है कि उसमें कोई खुशबू ना हो, नॉन फ्रेगनेंट हो, पैराबिन फ्री हो,
ये सनब्लॉक ले जितने भी इवन डर्मेटोलॉजिकल पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जिनको रोजेशिया का मसला है, जो सोराइसिस के पेशेंट हैं, जिनको थोड़ा सा भी फ्रेगनेंस लगाते हैं तो उनको चुभती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी वाले सनब्लॉक उनके लिए बेस्ट हैं। फेस वॉश इज गुड। फेस वॉश देखिए, अगर तो आपकी स्टेट के ऊपर एक्नी है तो उसके लिए हम आपको एक्नी वाला फेस वॉश देते हैं। हाँ जी, मेडिकेटेड कॉस्मेटिक थिंग्स। हाँ, मैं हमेशा मेडिकल वाला ही चूज करूंगी। देखिए मेरे पास एक एक्नी पेशेंट आया है, उसने मुझे कहा है कि डॉक्टर मुझे बताएं कि मैंने सनब्लॉक लगाना है, मैं कौन सा लूं। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि गो फॉर द एक्नी फेस वॉश। एक्नी फेस वॉश में हम पेशेंट को हमेशा सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश जो है वो रिकमेंड करते हैं, और उसमें जो हम परसेंटेज डलवाते हैं वो 2% डलवाते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड पेशेंट की स्किन को इरिटेट करता है। हम जो केमिकल पील्स सैलिसिलिक एसिड की कर रहे होते हैं, हम अपनी सुपरविजन में पेशेंट की कर रहे होते हैं, हमें पता है कि हमारा क्या एंड पॉइंट आ गया, हमने कब पील को रिमूव करना है, इसलिए हम फेस वॉश में इससे 2% से ऊपर रख के नहीं करवा सकते, क्योंकि पेशेंट ने अपने घर में यूज करना है। कोई इरिटेशन आ जाए, कोई रिएक्शन आ जाए तो फिर वहां पे मसला शुरू हो जाएगा। इवन जो पेशेंट आते हैं ग्लो के लिए, वो भी मुझे कहते हैं क्या बताएं कि मैं कौन सा। बहुत अच्छे मार्केटिंग में एजेंट्स हैं, ब्राइटनिंग एजेंट्स हैं, अल्फा आर्बिटोल है, कोजिक एसिड है। आप इस वाले में आपने क्यों स्टीरॉइड वाला लेना है। बहुत से जो कॉस्मेटिक फेस वॉश है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसमें उन्होंने इतने स्टीरॉइड डाले होते हैं कि पेशेंट एक ही यूज करेगा, एक बॉटल यूज करेगा, उसको अपना आप हाँ वो उसको अपना आप गोरा लगने लग जाएगा, वो आपको इमीडिएट रिजल्ट देगी, लेकिन जैसे कि पेशेंट उसको बंद करेगा उसके विड्रॉल इफेक्ट्स आएंगे, स्टीरॉइड इंड्यूस्ड एक्ने आती है, स्किन हीलिंग आती है। हाँ जी, वो आ जाते हैं अवेयरनेस और कुछ लोग हैं जितनी भी चलाते आज भी एड्स भी आती हैं, नाम भी बहुत सारे ब्रांड हैं जो बहुत करते सारे हैं। हाँ जी, और उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और वो उसके ग्रुप के अंदर लोग हैं कि वो लगाते हैं तो हम मैं उसी के बारे में अभी हाँ जी, मैंने उसी चीज का भी आपके साथ जिक्र किया कि जो नाइट क्रीम्स हैं वो ऐसे उस लूप के अंदर आ रही हैं कि पेशेंट उसी अवाम को या उसी हमारी सोसाइटी के उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाता है, स्पेसिफिक उन लोगों को टारगेट किया जाता है कि हमसे नहीं, क्यों आई डोंट नो पेशेंट क्यों नहीं देखते, उसके अंदर उन्होंने भर भर के स्टीरॉइड प्लस मर्क्यूरी डाला है। स्टीरॉइड आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, आपके लिए स्टीरॉइड प्लस मर्क्यूरी इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आप स्टीरॉइड लेंगे, आपको बर वक्त वक्ती तौर पे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इवन ओवर द काउंटर लोग जाके बेटनोवेट क्रीम ले रहे होते हैं फॉर देयर एक्ने, कि हमें अच्छा रिजल्ट आ जाए। बेटनोवेट आपने नाम सुना होगा, एक प्रोसीजर है तो बनाई जाती है और वो इतना खतरनाक है, आप यकीन करें हमजा, मैं जब ओपीडी करती हूँ ना, मेरी ओपीडी में यंग लड़कियां और इवन खवातीन जब आती हैं, उनके चेहरे के ऊपर इतनी रेडनेस आई होती है, इतनी बर्निंग सेंसेशन होती है उनको, टेलेंजेक्टेसिया, इतनी खून की नालियों की भरी हुई होती है, पेशेंट का जो चेहरा होता है ना उसमें से आग निकल रही होती है, और पेशेंट क्या हिस्ट्री दे रहा होता है, ये सारी ओवर द काउंटर लेके हमने ये ब्यूटी क्रीम से लगाई है ताकि हमारा रंग गोरा हो जाए। वो आपका वक्ती तौर पे रंग गोरा कर देती है, और पेशेंट की कीन मानी हिस्ट्री होती है, साल 1.5 साल लगा के जब हमारे पास स्किन का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता है तब आते हैं, तब हमें भी समझ नहीं आती कि अब इनकी स्किन को कैसे लेके चलें। सबसे पहले तो हम उनका रिएक्शन खत्म करने के लिए, कि पेशेंट इतने अजाब में आपके चेहरे के ऊपर से एक बर्निंग सेंसेशन निकली जा रही है, पेशेंट को पहले सबसे पहले वहां पे मेडिकली ठीक किया जाता है, फिर उसके बाद हमें उनको कन्वर्ट किया जाता है दूसरी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि बेनिफिशियल है फॉर देम, लेकिन उनको लगाने की वजह से जो स्किन थिनिंग हो जाती है और जो टेलेंजेक्टेसिया हो जाता है, फिर उसका इलाज हमारे पास मेडिकल टॉपिकल ट्रीटमेंट्स पे भी नहीं रह जाता। फिर उस टेलेंजेक्टेसिया को हमें टारगेट करने के लिए हमें लेजर मशीन्स के ऊपर जाना पड़ता है।